आज का टॉपिक है अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड। पहले अभिवृत्ति को एक प्रकार की शारीरिक उन्मुखता के रूप में लिया जाता था और परंतु जब से यह संप्रदाय सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने अपनाया है तब से इसके अर्थ सामान्यतः मानसिक उन्मुखता के रूप में लिए जाते हैं। यानी कि इसमें क्या है कि पहले के टाइम में एटीट्यूड को है ना एक मेंटल स्टेट के बजाय एक फिजिकल फॉर्म में देखा जाता था। फिजिकल ओरिएंटेशन उन्मुखता होता है ओरिएंटेशन के रूप में। जब हम डेफिनेशन की बात करें एटीट्यूड की तो हम यूनिडायमेंशनल डेफिनेशन की जब बात करें यानी कि एकल विमात्मक परिभाषा में फेडमैन 1985 ने डेफिनेशन दी थी। अभिवृत्ति का तात्पर्य किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के पक्ष या विपक्ष में सकारात्मक या नकारात्मक भाव की तीव्रता से है। इंग्लिश में ये डेफिनेशन मैंने एज इट इज लिख रखी है। एटीट्यूड रेफर्स टू द इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव अफेक्ट फॉर और अगेंस्ट अ साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी चीज़ के लिए पॉजिटिव फील करें या नेगेटिव फील करें, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई भी चीज़ है, उसके लिए हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी। जब बात करें टू डायमेंशनल डेफिनेशन की द्विविमात्मक परिभाषा तो इसमें क्या है कि बेगोजिव बर्नकॉट 1979 ने डेफिनेशन दी थी। अभिवृत्ति संज्ञानात्मक व भावात्मक संघटकों से संबद्ध एक जटिल संप्रदाय है। संज्ञानात्मक होता है कोग्निटिव और भावात्मक होता है अफेक्टिव। इफेक्ट नहीं, अफेक्ट, AFFECT, अफेक्टिव। नेक्स्ट डेफिनेशन में क्या है, हाँ पहले इस डेफिनेशन को समझो क्या है कि एटीट्यूड में क्या है कि ये नहीं है कि सिर्फ हम इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं या फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, नहीं, हम किसी भी जब हम एटीट्यूड की बात करते हैं तो हम उसमें कोग्निटिवली यानी कि हमारा ब्रेन फुल्ली इन्वॉल्व होता है उस चीज़ में, हमारी अफेक्शंस यानी कि हमारी फीलिंग्स भी और हमारा कोग्निटिव स्टेट भी। फिर त्रिविमात्मक परिभाषा यानी कि ट्राई डायमेंशनल डेफिनेशन। ये डेफिनेशन दी थी क्रैच एट ऑल ने 1962 एंड 1982। ये क्या है कि एन एटीट्यूड कैन बी डिफाइंड, एक जो वर्ड है एटीट्यूड, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे एज एन एंड्योरिंग सिस्टम ऑफ 3 कंपोनेंट्स सेंटरिंग अबाउट अ सिंगल ऑब्जेक्ट। देखो कोई भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट है उसके लिए 3 जो कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, उन सब की स्टडी करनी होती है। यानी कि उन तीनों का मिला जुला जो होता है ना वो होता है एटीट्यूड। वो 3 क्या क्या है देखो यहाँ पे मैंने बता रखा है, कोग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियर। यही चीज़ इस डेफिनेशन में बता रखी है। द बिलीफ अबाउट द ऑब्जेक्ट, द कोग्निटिव कंपोनेंट, द अफेक्ट कनेक्टेड with the object, the feeling component and the disposition to take action with respect to the object, the action tendency component। इसमें ना एटीट्यूड में सिर्फ इसके 3 या 4 पॉइंट ही हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड, अभिवृत्तियों की विशेषताएं। सबसे पहले इसमें क्या है, संघटकों की विशेषता यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वैलेंस यानी कि कृष्ण शक्ति, कृष्ण शक्ति से अभिप्राय अभिवृत्ति की अनुकूलता या प्रतिकूलता की मात्रा से होता है। यानी कि हम किसी चीज़ के लिए, अगर हम किसी चीज़ को लेकर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो वो कितनी टेंडेंसी में हो यानी कि कितनी मात्रा में है, वो क्या होता है, कृष्ण शक्ति। कृष्ण शक्ति विशेषता अभिवृत्ति तंत्र के प्रत्येक संघटक पर लागू होती है। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक व्यक्ति में किसी वस्तु के बारे में बहुत अधिक या बहुत कम अनुकूलता या प्रतिकूल विश्वास हो सकता है। देखो कोई भी चीज़ है, या तो हम उसके लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखते हों, या हो सकता है कि वो बिल्कुल ही ज़्यादा हम उसके लिए नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखते हों। सेकंड पॉइंट है भावात्मक संघटक, यानी कि हमारा जो अफेक्टिव कंपोनेंट होता है ना, भावात्मक संघटक भी अधिक या कम सकारात्मक या नकारात्मक कर्षण शक्ति होती है। सबसे पहले देखो इस चीज़ को मैं यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोई भी चीज़ है, देखो कोई सबसे पहले किसी इंसान को लेकर या किसी चीज़ को लेकर हमारे दिमाग में होता है, दिमाग होता है कोग्निशन,
जब हम कोग्निशन की बात करते हैं कि हम अपने नर्वस सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, जिस चीज़ के साथ जैसे भी कंडीशनिंग करता है, जो चीज़ हमारे दिमाग में है वो हमारे अफेक्शन से, यानी कि उस चीज़ को हम फील भी करेंगे, उसके लिए हमारी अपनी पर्सनल फीलिंग्स होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर वही चीज़ें हमारे बिहेवियर में शो करने लग जाती हैं। ये ऐसे चलता है, कोग्निटिव से अफेक्शन, अफेक्शन से बिहेवियर में शो होती हैं वो चीज़ें, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें सिर्फ यही बता रखी थी। नेक्स्ट है बहुविधता, मल्टीप्लिसिटी। बहुविधता से अभिप्राय एक संघटक के निर्माण में तत्वों या भागों की विविधता तथा संख्या से होता है। जो बहुविधता क्या होता है कि जो संघटक होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, उनके निर्माण के लिए जो तत्व और जो भाग, कितने तत्वों को क्या बोलते हैं, तत्व भी कंपोनेंट ही होते हैं। और कितने भागों, अलग अलग तरह के हमारे तत्व होते हैं, भाग होते हैं, उन सबको मिलाकर एक संगठक बनता है। संज्ञानात्मक संगठन को विमा पर व्यवस्थित किया जा सकता है और भावात्मक संगठक तथा क्रिया संगठक में भी इस विमा पर परिवर्तन होते हैं। इसका बी पॉइंट क्या है? अभिवृत्ति तंत्र की संगति विशेषताएं, कंसिस्टेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटीट्यूड सिस्टम। कुछ मनोवैज्ञानिक उन अंशों का पता लगाने का प्रयास करते हैं जिन अंशों तक अभिवृत्ति तंत्र, यानी कि जो हमारा एटीट्यूड सिस्टम के जो 3 कंपोनेंट्स थे ना, वो संगति से परस्पर संबंधित होते हैं, यानी कि जो हमारा कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियर होता है उस चीज़ से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। मनोवैज्ञानिक ये जानना चाहते हैं कि क्या 3 संगठनों के लिए बहुविधता एक जैसी होती है? जो 3 संगठक हैं हमारे, एक मिनट, हमारा जो कोग्निशन, अफेक्शन और बिहेवियरल जो हमारे एस्पेक्ट होते हैं, उन सब के लिए जो मल्टीप्लिसिटी होती है, जो बहुविधता होती है, क्या वो एक जैसी होती है सबके लिए? कृष्ण शक्ति तथा बहुविधता के दृष्टिकोण से तीनों संगठकों में अंतःशः संबंध को ज्ञात करने का प्रयास किया। अध्ययनों में पता चला कि अभिवृत्ति के तीनों संगठनों में संगति पाई जाती है, यानी कि वो तीनों हैं जो वो एक दूसरे से अच्छी तरह, मतलब कम्प्लीटली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अभिवृत्ति समूह में अंतर्संबंधिता, इंटरकनेक्टेडनेस, ठीक है। इसमें क्या है? एक व्यक्ति की अभिवृत्तियों के कुल सेट उसके अभिवृत्ति समूह का निर्माण करते हैं। व्यक्ति की भिन्न भिन्न अभिवृत्तियों के बीच अंतर संबंध की भिन्न भिन्न मात्राएं पाई जाती हैं। अध्ययनों में पता चला है कि कोई भी अभिवृत्ति पूर्ण रूप से पृथक नहीं होती किसी भी एक दूसरे से। जो कोई भी, देखो जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, नेगेटिव एटीट्यूड हो गया, ये नहीं कि वो टोटली एक दूसरे से अलग होती हैं, नहीं, कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। ये नहीं है कि कोई भी इंसान एक चीज़ के लिए पॉजिटिव फील करे और एक चीज़ के लिए नेगेटिव फील करे, या फिर अपना बिहेवियर पॉजिटिव नेगेटिव शो करे, तो ज़रूरी नहीं होता कि वो, ज़रूरी क्या हो, ऐसा होता ही नहीं कि वो हर चीज़ के लिए ऐसे ही है। हो सकता है हमारे साथ, हमारे रिलेशंस किसी के साथ ख़राब है तो हम उसके लिए नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, किसी के साथ हमारा अच्छा बिहेवियर होता है, हमारे अच्छे रिलेशंस होते हैं तो उसके लिए हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। तो हम किसी एक चीज़ के लिए ऐसे किसी को ये नहीं मान सकते कि हाँ इसका तो पॉइंट ऑफ व्यू या इसका एटीट्यूड बिल्कुल नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या बहुत अच्छा है बहुत बुरा है। कमी हर इंसान में होती है। वैसे मैं ये बात बताना चाह रही थी कि ये नहीं कि सिर्फ किसी एक के लिए हम किसी के पॉइंट ऑफ व्यू या और उसके एटीट्यूड को देखकर उसको डिसाइड करें। एटीट्यूड को बनाने के लिए सिर्फ एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? अभिवृत्ति गुच्छों की सहमति विशेषता, कॉन्सोनेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटीट्यूड क्लस्टर। यह पाया जाता है कि अधिकतर अभिवृत्तियाँ गुच्छों में पाई जाती हैं, यानी कि काफ़ी सारे मिलकर बनी होती हैं। इन गुच्छों में सहमति की विशेषता कम या अधिक अंशों में पाई जाती है। यह पाया जाता है कि कुछ अभिवृत्ति गुच्छों में अधिक आंतरिक समानता पाई जाती है और दूसरे गुच्छों में यांत्रिक समानता कम पाई। कुछ गुच्छे तो ऐसे होते हैं जिनमें ये जो समानता होती है वो इक्वल होती है, या किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा समानता होगी व्यक्ति उस वस्तु के लिए
जल्दी क्रिया करता है और जल्द ही निर्णय लेता है। इसका फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है और हमारे अगर वो क्लोज़ है, यानी कि किसी भी तरीके से हम उससे बिलोंग करते हैं या फिर रिलेटेड हैं, कैसे भी अगर उसको जानते हैं, तो टेंडेंसी क्या है उसकी हेल्प करने की, हम जल्दी हेल्प करेंगे। यानी कि क्या है कि उस टाइम पे कौन सा है कि, या फिर देखो अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम जल्दी उसकी हेल्प करते हैं या नहीं करते। ये किस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी जो आंतरिक समानता है वो कम है या ज़्यादा उस सामने वाले के साथ। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे भाई। PDF मैंने डाल दी है टेलीग्राम पे पहले ही पूरे चैप्टर की, आप पढ़ लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, मैं बता दूँगी। थैंक यू।